ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। हम क्या पढ़े थे, मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, उसमें हम मीटर रूल और मयरिंग टेप जो पार्ट 1 है उसमें पढ़ लिया था। आज हम वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट करेंगे। सेम उसी तरह से आपने साइड पे अपनी बुक ओपन कर लेनी है। तो वर्नियर कैलिपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसकी लेबल डायग्राम है, वो आपको आनी चाहिए, जो इन्होंने फिगर 1.9 में दी हुई है। इसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके लेबल जो डायग्राम है वो आपको आनी चाहिए। लेबलिंग करनी भी आ सकती है समटाइम्स, या पूरी ड्रॉ करनी आ सकती है, या आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है इसका पर्पज़ इन्होंने सबसे पहले बता दिया है। पर्पस में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि बेसिकली कि जो वर्नियर कैलिपर है, जब हमने लेंथ मेजर करनी होती है तो हमने पढ़ा है कि मीटर रूल से भी लेंथ मेजर होती है, मेजरिंग टेप से भी होती है, लेकिन उनका लीस्ट काउंट इतना छोटा नहीं है कि हमें जब बहुत छोटी मेजरमेंट चाहिए होती है तो हम वो मेजरिंग टेप या मीटर रूल से नहीं कर सकते। तो उस वक्त जब हमें कोई ऐसी लेंथ मेजर करनी है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो हम फिर तब वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर भी इन्होंने फर्स्ट टाइम में बताया हुआ है, जो इन्वर्टेड कॉमास में हुआ हुआ है कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम जिसको यूज़ करते हैं तो हम मेजर करते हैं फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट, कि हम कोई भी स्मॉलेस्ट डिवीजन स्केल पे मेजर कर सकते हैं। कि इसमें बेसिकली 2 स्केल होते हैं, एक स्केल दूसरे पे स्लाइड कर रहा होता है और उस तरीके से हमें इसकी मेजरमेंट मिलती है। फिर आगे इसके यूजेस बताए हुए हैं कि हम इसको यूज़ करके थिकनेस मेजर कर सकते हैं, डायामीटर यूज़ कर सकते हैं, विड्थ किसी भी ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल डायामीटर होलो सिलेंडर का निकाल सकते हैं। आगे इसके स्केल्स के बारे में बताया हुआ है। स्केल्स में बताया हुआ है कि इसके 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे लिखा हुआ है कि इसमें मार्किंग्स 1 मिलीमीटर ईच होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर का दोनों में फ़र्क होता है। और इसमें जो है इसके लेफ्ट एंड पे एक जॉ होता है। स्लाइड जो वर्नियर स्केल है उसको स्लाइडिंग स्केल बोलते हैं। उस पे जो मार्किंग्स हैं वो मल्टीपल ऑफ द मार्किंग ऑन द मेन स्केल है। और फिर आगे जो है इसके लीस्ट काउंट के बारे में बता दिया है, जो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से स्टार्टअप हमने करना है। लीस्ट काउंट आगे इसका आ जाता है। लीस्ट काउंट पे उन्होंने बताया है कि मिनिमम लेंथ है जो कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर कर सकते हैं, तो वो लीस्ट काउंट है। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि ज़ीरो एरर के बारे में। ज़ीरो एरर क्या होता है कि देखें, अब हमने भी पढ़ा ना कि इसके 2 स्केल है, एक इसका मेन स्केल है, दूसरा इसका वर्नियर स्केल है। दोनों स्केल पे 0 आ रहा होता है। डिवीजन तो 0 से स्टार्ट होगी ना, मार्किंग तो 0 से स्टार्ट होगी। तो जब हम दोनों को लाइक जॉ को इसके बंद कर देते हैं बिल्कुल, तो होना क्या चाहिए कि जब ज़ीरो जो है ना वो इसके मिलने चाहिए आपस में। कि अगर जैसे ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो जो मेन स्केल का 0 है वर्नियर स्केल के 0 से ये आपस में कोइंसाइड करने चाहिए, दोनों के ज़ीरोज़ मैच करने चाहिए। और जब ये कोइंसाइड नहीं करते ना, तो फिर हम इस चीज़ को क्या कहते हैं कि अब मेजरमेंट में एरर आएगा। उस एरर को ज़ीरो एरर बोलते हैं। उस एरर की वजह से हमारी मेजरमेंट ख़राब हो जाती है, उसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है जिसको हम ज़ीरो एरर बोलते हैं। और उस एरर को करेक्ट करने को हम ज़ीरो करेक्शन बोलते हैं। यानी कि जो ज़ीरो एरर आया है ना, कितना ज़ीरो एरर आया, फिर हम अपनी मेजरमेंट जो हमने फाइंड किया उसके साथ मेंशन कर देते हैं प्लस माइनस लिख के कि इसमें इतना ज़ीरो एरर आया और हमने ये ज़ीरो करेक्शन अप्लाई की है, ठीक है। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर जो टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक अभी वर्नियर कैलिपर का ही चल रहा है एक तरह से, क्या हम जो वर्नियर कैलिपर है ना, हमने उसकी मदद से मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसी को मैंने समराइज़ कर दिया कि सबसे पहले आपको जब वर्नियर कैलिपर आपके हाथ में दिया गया है और साथ में जो भी आपने ऑब्जेक्ट उससे मेजर करना है, तो आपने सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मेजर नोट कर लेना है कि सेम है या नहीं है जो इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट है। फिर आपने देख लेना उसमें ज़ीरो एरर तो नहीं है, दोनों उसके जॉस अच्छे से क्लोज करेंगे। अगर ज़ीरोस मैच कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो उसका मतलब उसमें ज़ीरो एरर है। और अगर ज़ीरो एरर है पहले उसको करेक्ट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने मेजर करना है, उसका डायामीटर, उसकी लेंथ जो भी मेजर करना है, आपने उसके जॉ के दरमियान उसको प्लेस करके अच्छे से उसको क्लोज कर देना है। फिर आपने मेन स्केल की रीडिंग को नोट करना है पहले, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग जब आपने नोट कर ली, उसके बाद आपने नोट करनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग। दोनों रीडिंग्स आपने नोट करनी। फिर आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है, एक तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या काम करना है, आपने जो वर्नियर स्केल की डिवीजन रीडिंग आई है, सॉरी ये वाली वर्नियर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें। जो आपका आंसर आएगा ना, उस आंसर को आपने मेन स्केल की जो रीडिंग थी ना उसमें ऐड करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। अब जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है मेन स्केल की रीडिंग में। तो ये आपकी
कैलकुलेशन, और यहाँ से अब जो हमें आंसर यहाँ पे एंड पे मिलेगा ना एडिशन के बाद, वो हमारी फाइनल रीडिंग होगी, फाइनल मेजरमेंट होगी जिस ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे थे वर्नियर स्केल की मदद से, वर्नियर कैलिपर की मदद से। ठीक है, इसके बाद है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, इसी के साथ दिया हुआ है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर के ना लाइक हमें इंपॉर्टेंस बता दिए, या हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर को क्यों प्रेफर अगर करेंगे तो इसके कौन से फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इसकी ग्रेटर प्रिसीजन होती है, यानी कि प्रिसाइज वैल्यू हमें देता है, इसमें चांसेस ऑफ एरर कम होता है कि काफ़ी ईजी टू यूज़ है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो इससे मज़ीद कम है, 0.01 मिलीमीटर है। तो ये इसके फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम वर्नियर कैलिपर जो है डिजिटल को भी अब प्रेफरेंस देने लगे हैं। इसके बाद अगली जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की आप टॉपिक अपनी बुक से खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन, यानी कि आप कह लें कि स्क्रू गेज जो है वो लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने वो मेजरमेंट्स लेनी है कि जो इवन स्मॉलर देन वर्नियर कैलिपर है, यानी कि इतनी स्मॉलेस्ट डिवीजन है कि उसको वर्नियर कैलिपर नहीं मेजर कर पाया, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज को बनाया गया था। ठीक है, और स्क्रू गेज को इसमें क्या है कि इसमें स्केल है, इसमें भी 2 स्केल है, रोटेटिंग सर्कुलर स्केल है एक, और दूसरा जो है यहाँ पे एक मेन स्केल है और दूसरा सर्कुलर स्केल है। ठीक है, डेफिनेशन होगी। इसके बाद पिच है। पिच क्या होती है? पिच का यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी हुई है कि वो डिस्टेंस जो कि सर्कुलर स्केल लीनियर स्केल पे एक रोटेशन में, जब आपने एक रोटेशन उसकी यूँ पूरी उसको यूँ रोटेट करें, जहाँ पे आके वो रुक जाएगा ना, इसका मतलब है उसकी एक रोटेशन होगी है। जब उसकी एक वो रोटेशन होगी है ना, तो उस डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम पिच बोल देते हैं। ठीक है, इसी का फार्मूला आप इसी डेफिनेशन से लिख सकते हैं। साथ में अब इसका लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट की वही डेफिनेशन होगी कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है। हर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट लेकिन ज़रूर अपना अपना होगा, फार्मूलाज का अपना होगा, उसकी वैल्यू आपने अच्छे से याद रखनी है। जो हमने मीटर रूल पढ़ा है, मेजरिंग टेप पढ़ी है, वर्नियर कैलिपर पढ़ा, और अब स्क्रू गेज पढ़े, इनके लीस्ट काउंट सारों की आपको उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी लेबल डायग्राम अगेन वर्नियर कैलिपर की डायग्राम की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फिगर 1.11 में दी हुई है। फिर इसमें भी 0 एरर आता है। इसमें क्या है कि हमारे 2 स्केल्स है ना, यहाँ पे एक मेन स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है। जिस तरह से वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल था, यहाँ पे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल है। इनको जब आपने क्लोज करना है, उसकी रोटेशन यूँ पूरी करनी है, ठीक है, तो क्या होगा कि जीरोज इनके भी मिलने चाहिए। अगर जीरोज आपस में नहीं मिलते, डू नॉट लाई अगेंस्ट ईच अदर, तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 एरर प्रेजेंट है। अब आगे बताया हुआ कि अब हमने स्क्रू गेज से किस तरह से मेजरमेंट्स लेनी है। ठीक है, अब इसको मैंने समराइज़ कर दिया है अगेन, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर के लिए किया था कि इसमें आपने सबसे पहले नोट करना है लीस्ट काउंट। इसके अलावा अब यहाँ पे पिच एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, तो इसको भी आपने नोट करना है। फिर आपने डिटरमिन करना है 0 एरर है अगर, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। फिर हमने इसके बाद ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसका आप डायामीटर या लेंथ जो भी मेजर करना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को हमने स्पिंडल और एनविल के दरमियान प्लेस कर देना है। वर्नियर कैलिपर के जो जॉस थे, लेकिन जो स्क्रू गेज है इसमें जो जॉ लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उनके नेम डिफरेंट है, स्पिंडल और एनविल। इनको अच्छे से आपने क्लोज कर देना है उस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद। फिर आपने फोर्थ स्टेप में ये करना है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है ना, उसको नोट करना है। मेन स्केल की रीडिंग नोट कर ली, फिर आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करके आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है किस चीज़ की, कि जो सर्कुलर स्केल की वो लाइन जो आपको लीनियर स्केल या मेन स्केल के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या मतलब है कि ये आपका सर्कुलर स्केल है, पेन नहीं चल रहा मेरा, ये सर्कुलर स्केल है, इसकी डिफरेंट लाइंस है, ठीक है, और ये नीचे लेट सपोज यहाँ पे ये मेन स्केल है या लीनियर स्केल है। अब यहाँ पे इसकी भी डिफरेंट लाइंस होंगी। आपने देखना है कि ये जो ऊपर वाला सर्कुलर स्केल है ना, और जो नीचे वाला मेन स्केल है, इनकी कौन कौन सी लाइंस आपस में मैच कर रही हैं। जो लाइन मैच कर रही है, लेट सपोज ये 3 पे लाइन आ रही थी, ठीक है, अब आपने इसकी ये लाइन 3 आ रही थी ना, 3 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज के साथ। ठीक हो गया, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर आपने मेन स्केल और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टोटल रीडिंग या टोटल मेजरमेंट, फाइनल मेजरमेंट होगी जो हमने यहाँ पे निकालनी थी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी टेकिंग मेजरमेंट तक के। तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल बैलेंस। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यह एक। फिजिकल बैलेंस को हमने कैसे पढ़ना है, इसमें सबसे पहले डिफरेंट नाम बताए हुए हैं, डिफरेंट नेम्स बताए हुए हैं कि जो फिजिकल बैलेंस है उसको बैलेंस स्केल बोलते हैं, बीम बैलेंस बोलते हैं, लेबोरेटरी बैलेंस बोलते हैं। फिर आगे इसकी कंस्ट्रक्शन
बताई हुई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें बताया हुआ है कि एक वर्टिकल पिलर है जिसमें हॉरिजॉन्टल बीम है जो कि रेस्ट कर रही होती है नाइफ एज पे, दो पार्ट्स हैं उसके, लॉन्ग पॉइंटर है जो कि मिडल ऑफ द बीम के साथ अटैच होता है, साथ में लेवलिंग स्क्रूज हैं जिनको यूज़ करके लेवल किया जाता है फिजिकल बैलेंस को, पॉइंटर को सेट किया जाता है सेंटर पे स्क्रू की मदद से, प्रोटेक्टिव ग्लास का केस है ताकि उसको डस्ट और विंड से बचा सके, और क्योंकि वो एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को जो है वो इफेक्ट करती हैं। वेट बॉक्स है यहाँ पे जिसमें स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं जो बैलेंस के साथ आते हैं, और जो भी हमने मैथ फाइंड करना है यानी कि हाउ टू मेजर यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस, ये अब आगे बताया हुआ है कि जो भी आपने मैथ फाइंड करना है ना किसी भी चीज़ का, तो हम क्या करते हैं उस बॉडी को प्लेस कर देते हैं एक पैन में, और दूसरे पैन में आपने स्टैंडर्ड वेट रखना है, और फिर इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हाउ टू मेजर अ फिजिकल बैलेंस, हाउ टू मेजर यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। इसके बाद अगला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरिंग सिलेंडर का दिया हुआ है। इसको भी उसी हम सीक्वेंस से लेकर चलेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर को डिफरेंट नेम्स कौन से दिए जाते हैं। इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोला जाता है, और इसका मकसद क्या है कि हम इसको यूज़ करके जो लिक्विड्स वगैरह हैं, केमिकल्स हैं, सोल्यूशन हैं, उनके वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं। ठीक है, जो लिक्विड की चीज़ें जो लाइक होती है जिनमें हमने वॉल्यूम मेजर करना होता है, ना कि मास वेट मेजर करना होता है, ना कि वेट मेजर करना होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बताया हुआ है कि ये जो है ना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ होता है। इस पर वर्टिकल स्केल होता है जो मिलीमीटर में होता है या क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। और इसके बाद इसकी जो है वेरिएशंस में बताया हुआ है कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वो वेरियस साइजेस के आते हैं, कुछ स्मॉल कैपेसिटी वाले हैं, कुछ लार्जर कैपेसिटी वाले हैं। जो चॉइस है वो डिपेंड करता है कि हमें कितना वॉल्यूम मेजर करना है। और फिर एंड पे जो है हाउ टू मेजर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर में आपने ये बताना है कि जो भी वॉल्यूम हमने किसी लिक्विड का मेजर करना है, हमने उसकी बेसिकली उसकी हाइट मेजर करनी होती है। ठीक है, तो ये भी आपकी बुक में एज इट इज़ लिखा है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक में दी हुई है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच में क्या है, सबसे पहले आपने टाइप्स पढ़ लेनी है। टाइप्स में दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, दोनों का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि कौन सा जो है किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, और दोनों टाइप्स में से ज़्यादा सूटेबल कौन सी वॉच है, स्टॉप वॉच है। अब इनकी दोनों टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। एक है मैकेनिकल और दूसरी है डिजिटल। मैकेनिकल में हमें बताया हुआ कि 2 सर्कुलर डायल्स होते हैं, एक लार्ज सर्कुलर डायल है, एक स्मॉल मिनट हैंड है। ठीक है, तो जो लार्ज सर्कुलर डायल है ना, सेम उस तरह से जैसे आपकी वॉल क्लॉक होती है, समझने के लिए समझ सकते हैं कि जिसको आप बड़ी सुई इन द कॉमन लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो वो सेकंड्स बता रही होती है। जो स्मॉल मिनट हैंड है वो हमें मिनट्स बता रही होती है। तो ये आपने दोनों में याद रख लेना। बाकी इसमें मैकेनिकल में और जो है ना वो फंक्शन ऑफ नॉब बताया हुआ है कि नॉब जो है ना हम क्या करते हैं कि वॉच स्टार्ट और स्टॉप इसी की मदद से होती है। जब हम नॉब को प्रेस करते हैं वो स्टार्ट होती है, दोबारा उसको प्रेस करेंगे तो वो दोबारा से जो है स्टॉप हो जाएगी, और तीसरी बार जब उसको प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी, उसकी जो रीडिंग आई हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, अगेन दोबारा जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी मैकेनिकल स्टॉप वॉच में बस इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में बताया हुआ है, इसमें बस फंक्शन से बताए हुए हैं कि इसमें इसको हम 2 बटन के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है। लेफ्ट बटन को यूज़ करने से क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है टाइमर, उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और जो राइट बटन है उसको यूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे तो रीसेट हो जाएगी स्टॉप वॉच, और जो राइट बटन है उसको रिकॉर्ड भी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एरर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एरर्स। ठीक है, इसमें एरर्स की डेफिनेशन करनी है। एरर की डेफिनेशन में ये बताया हुआ है कि एरर सिंपली अनसर्टेनिटी है जो कि किसी भी मेजरमेंट के दौरान आ जाती है। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, किसी चीज़ में कोई गलती की जो गुंजाइश होती है ना, बेसिकली वो एरर है। आगे इसकी हमें टाइप्स बताई हुई हैं। जो मेन इसकी टाइप्स हैं वो सिस्टमेटिक एरर्स हैं और दूसरी रैंडम एरर्स हैं। सिस्टमेटिक एरर्स के आगे 3 टाइप्स बताई हुई हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, टेक्निकल एरर्स और पर्सनल एरर्स। और जो दूसरी मेन टाइप है वो है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स कौन से हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिनकी हमें रीज़न नहीं पता चल पाती। लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उनके हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब है, इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है। टेक्निकल का क्या मतलब है कि जो मैं टेक्निक यूज़ कर रही हूँ मेजर करने के लिए वो टेक्निक ठीक नहीं है, उसकी वजह से एरर आ रहे हैं। पर्सनल एरर का क्या मतलब है कि मुझे खुद जो है ना, मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, जो मेरी पर्सनल टेक्निक की वजह से, मेरी वजह से जो मिस्टेक हो रही है, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उस मेजरमेंट को, उसकी वजह से वो थोड़ी सी नेग्लिजेंस
कर रहा है या थोड़ा सा वो एक्टिव नहीं है, जो चीज़ उसने फ़ौरन से देखनी है, टाइम मेजर करना है, तो वो उसमें जो है वो देर कर रहा है। तो इस तरह के जो एरर्स हैं ये पर्सनल एरर्स आ जाते हैं। इसके बाद जो आपकी बुक के मुताबिक, इसको बस आपने बुक से एक बार रीड दे देना है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। बाकी इसमें यही है कि आपको ये 2 टाइप्स इसकी पता होने चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में क्या है, इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल आनी चाहिए। प्रिसीजन के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिसीजन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। प्रिसीजन ये होती है ना, देखें आप जब भी लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आप उसकी ना मोस्टली प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आप उसकी 3 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 3 टाइम उसको रिपीट करते हैं। एक बार ये आंसर आया, दूसरी बार ये आंसर आया, तीसरी बार ये आंसर आया आपका, और एंड पे फिर हम उसका एवरेज लेते हैं। अब पहली बार जब आपने जो परफॉर्म किया तो उसका आंसर था 0.5, दूसरी बार किया तो 0.7 आया, तीसरी बार किया तो 0.8 आया। अब हमने ये देखना है कि ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ है ना ये आपस में कितनी क्लोज है। एक बार 0.5 और 7 में 0.2 का फ़र्क है, फिर 1 का फ़र्क है। इसके मुकाबले में अगर एक वैल्यू ऐसे आ रही है 0.51, 0.53 और 0.54, एक बार अगर ये आंसर इस तरह के आ रहे हैं तो ये आपस में प्रिसाइज, हम इनको बोलेंगे ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिसाइज हैं, आपस में क्लोजली रिलेटेड है। इस चीज़ को हम प्रिसाइज बोलते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेट होना ये होता है कि कोई हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है ना ये सारी समझो हमने मेजर की है वैल्यू, और एक जो ट्रू वैल्यू है वो हमें पता है। तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से या ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितनी क्लोजली रिलेटेड है उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं कि वो इतनी एक्यूरेट आई है हमारी वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी में इतना ही है, और इसमें एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दी है। बाकी आप इसको एक बार रीड दे दीजिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसमें से करना आपने इसमें डेफिनेशन और एग्जांपल के लिहाज से इसको प्रिपेयर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन जो है इसको आपने कर लेनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से फिगर्स होते हैं। एंड पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है टॉपिक के एंड पे कि ये वो नंबर है दैट इज़ बिलीव टू बी करेक्ट विद सम अनसर्टेनिटी ओनली इन द लास्ट डिजिट, कि हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है ना हम उसको करेक्ट मान रही होती हैं, और उसमें हम कहते हैं कि बस थोड़ी सी जो है इनएक्यूरेसी है उसके लास्ट डिजिट में, जो बाकी स्टार्ट वाले हैं वो हम उसमें पूरे श्योर होते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आगे इसके जो है आपने रीड दे देना है। फिर आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जनरल रूल्स फॉर राइटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बुक से स्टडी कर लेना है। नहायत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है 26 राउंडिंग ऑफ का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, राउंडिंग ऑफ का तो जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राउंडिंग ऑफ नंबर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है टॉपिक का कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना उसमें इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, यानी कि जब भी हम मेजरमेंट या कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट जो है ना बहुत ही मीनिंगफुल फॉर्म में देना होता है। तो जब भी हम राउंड कर लेते हैं तो रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उन सबको जो है ना बहुत ही सिंपल सी एक मेजरमेंट मिल जाती है। ठीक हो गया, और वाइटल रोल ये प्ले कर रही होती है डिटरमिन करने के लिए कि इसमें कौन से डिजिट्स जो है वो रिलायबल हैं और मीनिंगफुल हैं। और बस इतना ही है इसमें। और इसके बाद जो डेफिनेशन अपने अच्छे से कर लेनी है, और इसके जो रूल्स एंड पे दिए हुए हैं उन रूल्स को आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। इसमें एक राउंडिंग रूल्स फॉर होल नंबर दिया हुआ है, राउंडिंग रूल्स फॉर डेसिमल नंबर्स दिया हुआ है। इन दोनों को आपने अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया है। 2 पार्ट्स में ये कंप्लीट हुआ है। पहला पार्ट जो है वो वर्नियर कैलिपर से पहले तक था, और ये सेकेंड जो है आज हमने वर्नियर कैलिपर से लेकर एंड तक पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ आ होगी। कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा फर्स्ट चैप्टर आज हो गया। इसके पहले मैं डायनामिक्स 1 के भी शॉर्ट इस तरह से नोट्स दे चुकी हूँ, कोई रिवीजन करवा चुकी हूँ। तो इसके बाद आप कौन से चैप्टर के करना चाहते हैं वो आप नीचे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।